तो हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं? हम FR का इंड AS 41 करने जा रहे हैं, एग्रीकल्चर। इसका नाम एग्रीकल्चर नहीं है, सिर्फ एग्रीकल्चर ही है, कोई नहीं। चलो अब एग्रीकल्चर में है क्या, क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला, एनालाइज करो वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉल विद इन द स्कोप ऑफ इंड AS 41 विद प्रॉपर रीजनिंग। आपको बताना है कि ये सारे इंड AS 41 में आएंगे कि नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो क्यों आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो क्यों नहीं आएंगे, ये बताना है। मैनेजिंग एनिमल, हम क्या करें, मैनेज करें एनिमल रिलेटेड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज लाइक जू। ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। एनिमल, हम मैनेज करें एनिमल को, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ लाइक जू, नहीं ये तो नहीं है, ठीक है। फिशिंग इन ओशियन, ये हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं क्या, नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये नहीं है। फिश फार्मिंग, ये एग्रीकल्चर है। डेवलप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज सेल्स, बैक्टीरिया एंड वायरस, ये यहाँ पे एनालिसिस रिक्वायर्ड है, क्योंकि अब आपका पर्पस क्या है उस एनालिसिस से, मतलब कि वो बैक्टीरिया से कुछ और करोगे या नहीं करोगे, ये डिपेंड करता है। तो ये उसी पे डिपेंड करता है कि ये एग्रीकल्चर होगा कि नहीं होगा। ग्रोइंग ऑफ प्लांट टू बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स, ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है, आप ड्रग्स प्रोड्यूस करें। परचेज ऑफ डॉग फॉर सिक्योरिटी पर्पज, ये भी नहीं है। तो अब देखते हैं, मैनेजिंग एनिमल एंड रिलेटेड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, तो ये क्या है, ये वेदर ये स्कोप में आता है, नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये प्राइमरी पर्पस क्या है, एनिमल को दिखाना है पब्लिक को। प्राइमरी पर्पस क्या है, एनिमल को दिखाना है पब्लिक को रिक्रिएशनल पर्पस के लिए। और कोई मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे ये पॉइंट आप याद रखना, कोई भी क्या है, मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है कोई भी, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है कोई भी। और बट सिंपली कंट्रोल करता है नंबर ऑफ एनिमल्स को, क्या करता है, कंट्रोल करता है नंबर ऑफ एनिमल्स को। हेंस इट इज़ नॉट फॉल इन द परव्यू ऑफ कंसीडर डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। अब क्या है, फिशिंग इन द ओशियन, यहाँ भी क्या है, मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। फिशिंग ओशियन, हार्वेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स, आप क्या कर रहे हो, हार्वेस्ट कर रहे हो। मैंने कहा ऐसी कुछ कहा था, वेस्ट कर रहे हो कुछ नहीं, एक्सप्लॉइट कर रहे थे हम, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, ओशियन में फिशिंग करना, हार्वेस्टिंग कर रहे हो बायोलॉजिकल फ्रॉम अनमैनेज्ड रिसोर्सेज। आप क्या कर रहे हो, हार्वेस्ट कर रहे हो बायोलॉजिकल एसेट्स का फ्रॉम अनमैनेज्ड रिसोर्सेज। देयर इज नो मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ कोई मैनेजमेंट नहीं है, आप मैनेज नहीं कर रहे बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को। सिंस फिश ग्रो नेचुरली इन द ओशियन, फिश क्या हो जाती है, अपने आप ही ग्रो हो जाती है ओशियन में। हेंस इट इज़ नॉट फॉल इन द स्कोप ऑफ डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फिश फार्मिंग, हाँ यहाँ पे होता है, क्या करते हैं आप, यहाँ मैनेज करते हो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल, आप क्या करते हो, मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करते हो। क्या कर रहे हो, मैनेजिंग एंड ग्रोथ ऑफ फिश एंड देन हार्वेस्ट फॉर सेल इज एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। आप क्या करते हो, पहले मैनेज करते हो, आप ग्रोथ मैनेज करते हो, मैनेजिंग ग्रोथ, फिश की ग्रोथ मैनेज करते हो, और फिर उसे हार्वेस्ट कर देते हो, सेल कर देते हो, हार्वेस्ट फॉर सेल। तो ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, ये 41 में आती है। यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, और वो हो रहा है बायोलॉजिकल एसेट्स फॉर द सेल ऑफ एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट्स। डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज सेल्स और बैक्टीरिया, ये एनालिसिस रिक्वायर्ड है, मैंने बोला था एनालिसिस रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे आपका पर्पस देखा जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर रिसर्च पर्पस डज नॉट क्वालिफाई एज एग्रीकल्चर एक्टिविटी। आप क्या कर रहे हो, रिसर्च पर्पस के लिए कर रहे हो, रिसर्च पर्पस के लिए क्या कर रहे हो, डेवलपमेंट ऑफ बैक्टीरिया कर रहे हो, तो ये नॉट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। एज दोज ऑर्गेनिज्म आर नॉट बीइंग डेवलप्ड फॉर सोइल, हम किस लिए कर रहे हैं, अब ये सेल के लिए नहीं डेवलप कर रहे हैं,
सेल के लिए डेवलप नहीं कर रहे, और फॉर कन्वर्जन इनटू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ना तो आप इसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में कन्वर्ट करोगे, ना आप इसको सेल करोगे, और ना आप इसे एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट्स बनाओगे। तो ना आप इसे सेल करोगे, ना इसे एग्रीकल्चर में यूज़ करोगे, ना इसे एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट बनाओगे, तो ये नहीं है। Hence, development of such organism for the purpose does not fall under the 41. However, if अगर आप क्या कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो फॉर सेल, यूज, डेयरी प्रोडक्ट एक्टिविटी विल बी कंसिडर एज एग्रीकल्चर। अगर आप इसको सेल करते हो और यूज़ करते हो डेयरी प्रोडक्ट में, तो ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है। अब ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स, ये इसको मैंने मना कर दिया था, बट ये भी एग्रीकल्चर। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अगर कोई एंटिटी ग्रो करती है, प्लांट में ग्रो करता हूँ, किस लिए, यूजिंग इन प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स, तो दिस एक्टिविटीज एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैंस अंडर द स्कोप ऑफ 41, ठीक है। और परचेज ऑफ डॉग्स, सिक्योरिटी डॉग्स, ये सिक्योरिटी डॉग्स नहीं है। आप यहाँ पे क्या नहीं करते, हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल, मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल नहीं करे। इन डी 41 अगर अप्लाई करें तो बायोलॉजिकल एसेट्स व्हेन दे रिलेट टू एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, बायोलॉजिकल एसेट्स ये वो है जब एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेट होती है। तो गार्ड ऑफ डॉग्स जो सिक्योरिटी पर्पज़ के डू नॉट क्वालिफाई एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। यहाँ पे क्या है, बायोलॉजिकल एसेट्स रिलेट होती है जब एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है। यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है एग्रीकल्चर को, तो ना तो आपने इसको सेल के लिए रखा है, और फॉर कन्वर्जन टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ना तो आप इसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में कन्वर्ट करोगे। सो इन एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट्स, ना तो इसे एडिशनल बायोलॉजिकल में करोगे। यहाँ पे ना सेल, ना तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए यूज़ करोगे, और ना तो इसे एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट्स करोगे। तो ये आउटसाइड है 41 पे, 41 के आउटसाइड है। अब यहाँ पे हम आते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 दो ही क्वेश्चन है यहाँ पे, बाकी तो हम करेंगे, ठीक है। आरटीबी का क्वेश्चन है नवंबर 22, अरे नवंबर 22 यहाँ, अच्छा ये याद आ गया, अच्छा इसी का ही है। ABC लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एप्पल ब्रीवरेजेस और रिक्वायर लार्ज क्वांटिटी ऑफ एप्पल टू मैन्युफैक्चर सच ब्रीवरेजेस। हम एप्पल का ब्रीवरेजेस बना रहे हैं, ठीक है, जैसे कोल्ड ड्रिंक जैसे होता है ना, वैसे ही बना रहे हैं। ABC लिमिटेड बनाती है, ठीक है। इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ एप्पल, अपनी एप्पल की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए उसने 3 ईयर का लीज कॉन्ट्रैक्ट करा एक ओनर ऑफ एप्पल ऑर्कार्ड्स। ओनर जो था एप्पल ऑर्कार्ड्स का, उसने उससे कॉन्ट्रैक्ट करा। लीज कॉन्ट्रैक्ट में ली 2 टाइप्स, पहला कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट। तो ये पहला दूसरा कॉन्ट्रैक्ट को हमें बताना है क्या ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में आता है। पहले में ये बोलेगा कि भैया हमने उससे बोल दिया कि तो हमें प्रोड्यूस करके दे दियो, हम तेरे को लीज दे देंगे इसके बदले, बट हमने उसको बोल दिया तो हमें लैंड दे दे, हम खुद प्रोड्यूस कर लेंगे और कर लेंगे। तो दूसरी वाली एक्टिविटीज़ क्या होगी, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होगी, पहली वाली नहीं होगी। दैट्स इट, इतना ही है। द ओनर ऑफ एप्पल ऑर्कार्ड्स लेसर रेजेस एप्पल ट्रीज, ओनर ने रेज करा एप्पल ट्रीज, और ABC लिमिटेड फिक्स एनुअल पेमेंट करेगा ओनर को फॉर एप्पल ऑर्कार्ड हु रिक्वायर टू कल्टिवेट द प्रोड्यूस एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ ABC के बाद अकॉर्डिंग ही वो कल्टिवेट कर देगा। तो ABC हार्वेस्ट द एप्पल इटसेल्फ फॉर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट, उसने खुद हार्वेस्ट करे एप्पल, ABC लिमिटेड खुद हार्वेस्ट करेगा एप्पल। तो इसका मतलब उसने नहीं, उसने प्रोड्यूस ही नहीं करे, उसने प्रोड्यूस नहीं करे। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का मतलब है मैनेजमेंट बाय एन एंटिटी, आप क्या कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ क्या है, मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मैनेजमेंट बाय एंटिटी ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करो और उसे हार्वेस्ट करो और बायोलॉजिकल एसेट्स को सेल के लिए कन्वर्जन इनटू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट्स। अच्छा ये डेफिनेशन ही है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट कौन करेगा, मैनेजमेंट एंटिटी करेगी बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, हार्वेस्ट करोगे उसको किस लिए, बायोलॉजिकल सेल के लिए, कन्वर्जन फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए और एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट्स के लिए। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, डीजनरेशन, प्रोडक्शन एंड प्रोक्रिएशन। तो कॉन्ट्रैक्ट 1 के अकॉर्डिंग 3 साल का ABC ने कॉन्ट्रैक्ट कराया हार्वेस्ट करने के लिए एप्पल ऑफ ऑर्कार्ड्स। बायोलॉजिकल ट्रांसफर इज मैनेज बाय द ओनर, बायोलॉजिकल ट्रांसफर कौन मैनेज कर रहा है, ओनर मैनेज कर रहा है।
एप्पल का। तो एबीसी इज नॉट इन्वॉल्व इन अ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और एप्पल ऑकर्स ओनली हार्वेस्ट कर रहा है बायोलॉजिकल। इट कैन नॉट बी सेड दैट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज 41 है, हैंस एबीसी लिमिटेड इज नॉट इंगेज इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज 41 में। अब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कहता है एबीसी ने ऑब्टेन कर लिया, ऑप्टर ओनर से ही ले लिया पूरा ऑकर्स और लेसर जो है टू रेज एप्पल ट्रीज, रेज करने के लिए सब्सिक्वेंट हार्वेस्ट करेगा टू इंश्योर दैट एप्पल आर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एबीसी, ये इंश्योर भी करेगा कि वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो एबीसी ने जो फिक्स पेमेंट करी है ओनर को ऑफ द एप्पल्स, तो ये है क्योंकि वो इन्वॉल्व है मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट, नहीं मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, वो फिर उसको हार्वेस्ट करेगा और फिर क्या करेगा, सेल करेगा या तो फिर एडिशनल क्या करेगा, बायोलॉजिकल एसेट प्रोड्यूस करेगा। तो एबीसी रिलेटेड एप्पल ऑर्कार्ड्स एक्टिवली इन्वॉल्व इन रेजिंग ऑफ ट्रीज इन ऑर्डर टू इंश्योर द अप्लाई। तो रिक्वायरमेंट सिंस एक्टिवली मैनेजिंग बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हार्वेस्ट बायोलॉजिकल एसेट्स एंड एबीसी इंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। ठीक है, यहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चन खत्म हुए, अब हम बुक से करते हैं। ओके, तो हम यहाँ से थोड़ा कॉन्सेप्ट करते हैं, वहाँ तो हमने आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन देखे थे, थोड़ा कॉन्सेप्ट करते हैं यहाँ से। आपको इनिशियल रिकॉग्निशन जो भी करना है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे करना, जो भी इनिशियल रिकॉग्निशन करना फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल करना। और ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको एक्विजिशन प्राइस परचेज प्राइस दे रखा है और एक्विजिशन एक्सपेंस दे रखे हैं तो ये मानना कि ये दोनों अलग अलग है। अंडरस्टूड, ये दोनों अलग अलग है, एक में नहीं है। मतलब कि खर्चा उसको 10.5 लाख हुआ है, मतलब 10 लाख का परचेज है और एक्विजिशन एक्सपेंस 50,000 था, 10.5 लाख का खर्चा हुआ है। ठीक है, और अगर डिफरेंस आता है तो वो गेन और लॉस हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्सपेंस कराए एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, जैसे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो गया, लोडिंग अनलोडिंग एक्सपेंस कमीशन हो गया, तो ये एक्सपेंसेस को क्या करना, पीएनएल में डाल देना। ठीक है, पीएनएल में डाल देना। नॉर्मली ये एक्सपेंस कैपिटलाइज हो जाते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट में, बट दिस एक्सपेंसेस चल बी राइट ऑफ, नॉर्मली तो कैपिटलाइज हो जाते हैं, बस हम ये एग्रीकल्चर में हम इसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे, हम इसको पीएनएल में डालेंगे। ठीक है, चलो सब्सिक्वेंट वैल्यूएशन एट बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट पे आपको सब्सिक्वेंट वैल्यूएशन करना है, बिल्कुल करना है। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ही करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं नहीं कर रहा, मैं सीधा क्वेश्चन करूँगा, क्वेश्चन 1। ओके, तो ये क्वेश्चन है किसका है, नवंबर 2020 आरटीपी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे है, मेरे पास 100 शीप खरीदी है मैंने ऑक्शन में 60,000 रुपये की, 60,000 रुपये की 31 मार्च 15 को, और उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 1500 रुपये और द ऑक्शनर की फ़ीस इतना है। अब मेरे को जब भी मेरे को रिकॉर्ड करनी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू 60,000 ही है और कोई वैल्यू नहीं है, 60,000 माइनस 1% माइनस 1500, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 57,900 है। अब यही सेम वैल्यू, यही सारे एक्सपेंसेस कहाँ पे, ओपनिंग पे क्लोजिंग पे माइनस 1500, तो 4950 का गेन हो गया, 4950 का गेन है। बायोलॉजिकल एसेट्स 4950, फेयर वैल्यू चेंज इतना है, फेयर वैल्यू चेंज टू इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, अब वो फिजिकल चेंज है, प्राइस चेंज है, ये आप डिसाइड कर लेना क्या है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 है ना, क्वेश्चन 7 है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन में मेरे में कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरी प्रेजेंटेशन में दिक्कत है। ठीक है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है बट प्रेजेंटेशन में दिक्कत है। अगर आप प्रेजेंट सही से नहीं करोगे तो फंस जाओगे, जैसे एग्ज़ाम में हुआ था। ठीक है, एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आया था, जितना आपको मिलना चाहिए था, कितने मिलने चाहिए थे लास्ट में होगा, ये रहा 6 नंबर का क्वेश्चन था और इसने मेरे को 3.5 नंबर दिए। एटलीस्ट 5 नंबर मेरे को चाहिए थे इसमें, एटलीस्ट 5। कैलकुलेट चेंज इन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, द पोर्शन एट्रीब्यूटेबल टू फिजिकल चेंज और द पोर्शन एट्रीब्यूटेबल टू प्राइस चेंज। सेम ही क्वेश्चन है,
यही क्वेश्चन है मान ले भाई। और इसने बोला कैलकुलेट करो कैरिंग अमाउंट फॉर 35 मार्च, इतने का कैरिंग अमाउंट, और प्रिपेयर करो एक्सट्रैक्ट ऑफ लाइवलीहुड अकाउंट। अच्छा, मैंने लाइवलीहुड अकाउंट बनाने फॉर द ईयर ऑफ मार्च 20, एक्सट्रैक्ट मतलब बैलेंस शीट में से निकालो, तभी इसमें इसका 0 दे दिया। तक्का 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 तक्का। अब यहाँ पे 6 नंबर नहीं ले सकते तो आप लालच है। इम्पोर्टेंट था, आया भी एग्ज़ाम में। अब आप ही नहीं कर पाए तो क्या कर सकता है कोई। फिजिकल चेंज और प्राइस चेंज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी तो कर लेते हो, एग्ज़ाम में नहीं कोई, यहाँ पे तो आए। चलो छोड़ो। अब देखो, इसमें एक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग फॉर एक्सपेंस। एक्सपेंस के लिए आप क्या करो, अकाउंटिंग की एक्सपेंस क्या करो, जो सारे एक्सपेंस होंगे आप किस पे कर रहे हो, ग्रोथ और मेंटेनेंस पे, बायोलॉजिकल एसेट्स पे, इसे पीएनएल में डाल दो। ठीक है, इसे पीएनएल में डाल दो। और अगर आपको कॉन्सेप्ट 6 है, अगर कोई आपको क्या मिली है, गवर्नमेंट ग्रांट मिली है, गवर्नमेंट ग्रांट मिली है, तो इसे क्या करो, रिसीव करिए आपने एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, तो ये इंडेस 20 में नहीं जाएगा, ये इंडेस 41 में आएगा। ठीक है, इंडेस 20 में नहीं जाएगा गवर्नमेंट ग्रांट्स, ये आएगा 41 में, ध्यान रखना, पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड। फिर अब इसमें 2 है, एक कंडीशनल ग्रांट है, एक अनकंडीशनल ग्रांट है। अगर वो अनकंडीशनल ग्रांट है, सीधा पीएनएल में डाल दो एज इनकम, सीधा पीएनएल में एज इनकम। अगर कंडीशनल ग्रांट है तो उसे अमोटाइज करो ओवर द ग्रांट करो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ ग्रांट, अमोटाइज करो ग्रांट एज पीएनएल में डालो ओवर द ग्रांट। अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करोगे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल अवेलेबल ही नहीं है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल अवेलेबल ही नहीं है। इनकेस फेयर वैल्यू से लास्ट नहीं अवेलेबल है बायोलॉजिकल, तो रिकॉग्नाइज करेंगे एसेट्स ऑन एक्चुअल कॉस्ट बेसिस एज वेल, तो हम उसे किसी भी रिकॉग्नाइज करेंगे एक्चुअल कॉस्ट बेसिस पे करेंगे। क्वेश्चन 3 है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट। कितने क्वेश्चन है इसमें, बस ख़त्म ही है, बस ख़त्म ही है, ख़त्म ही है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन 3 पे ओके, तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत कुछ नहीं है, आपको पहले ही दे रखा है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। आपने यहाँ पे ओपनिंग में ही परचेज़ कर ली थी और लैंड भी परचेज़ करी थी और रिसीव करा था ग्रांट 1 लाख। तो चलो मैं पहले बता देता हूँ, परचेज़ जो लैंड परचेज़ करी है उसका तो आप, वो तो आपकी एसेट है, और आपने ये परचेज़ करा डेयरी काउस, ये भी आपकी एसेट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल के लिए लिए 10 लाख रुपए की, कोई दिक्कत नहीं है। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, हम पीएनएल में डालते ही नहीं ना उसको, एसेट्स को, कौन सी एसेट में पीएनएल से जाती है, पागल है क्या। फिर एक हमें 10 लाख का ग्रांट्स मिला है तो वो भी ले लेंगे, हम पीएनएल में डाल देंगे। परचेज ऑफ लैंड कुछ नहीं करना, एसेट्स में जाएगी, ये भी हमारी एसेट्स में जाएगी। ये हमारा 10 लाख का एक्विजिशन ऑफ काव है, तो दिस वॉज नॉन रिफंडेबल, तो हम इसे पीएनएल में डाल देंगे। और खर्चे करें हमने 6 लाख 4 लाख, कोई दिक्कत नहीं। और 100 काव्स बॉर्न हुई है ड्यूरिंग द ईयर, तो हम उसे, उसका फेयर वैल्यू तो आएगा ही आएगा पीएनएल में, और वो क्लोजिंग में भी आएगा। ऐसे ही जो हमने लीटर 3000 लीटर अनसोल्ड मिल्क है, तो हम वो तो आएगा ही पीएनएल में, और स्टॉक में भी आएगा। और यहाँ से हम आराम से बैलेंस वो निकाल लो, क्या कहते हैं, वैल्यूज़ निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूज़ निकाल लो। और जब एक चीज़ याद रखना, जब आप दिखाओ चेंजेस दिखाओ तो फिजिकल और फेयर वैल्यू चेंजेस दोनों दिखाना, बाकी इसमें कुछ भी खास नहीं लग रहा मेरे को, दैट्स इट, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके ओके। तो ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन में है, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा,
बट आप थोड़े से करोगे तो हो जाएगा। इसमें जनरल एंट्री करनी है, बट आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, हर चीज़ में आपको कॉस्ट टू सेल माइनस करनी पड़ेगी, भले ही वो मरी क्यों ना हो, गाय मरी क्यों ना हो, भैंस मरी क्यों ना हो, आपको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल करनी पड़ेगी। और इसमें एक अलग हो जाता है, थोड़ा समझ नहीं पाते, यहाँ पे जो है, यहाँ पे ना लॉस होता है, फेयर वैल्यू में लॉस होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी सब इजी है, इजी पीजी है, थोड़ा प्रेजेंटेशन का ध्यान, और कुछ नहीं रहेगा बस, ठीक है। ईयर्स और उसका ध्यान रखना बस। हाँ, यहाँ पे ये है, जो मर गई गाय, उसमें फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल उसमें भी करोगे, सब में, ठीक है। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन है, हम सीधा बात साथ में पढ़ लेता हूँ मैं। कंपनी एक्स ने क्या करा, 100 बीफ परचेज करे, ठीक है, 100 बीफ कैटल परचेज करे ऑक्शन में 1,00,000 रुपये, क्या कर जनरल एंट्री करनी है, चलो ठीक है। 100 बीफ परचेज करे 1,00,000 रुपये में ऑन 30 सितंबर x1 को, ठीक है। सब्सिक्वेंटली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1,000, दैट इज सिमिलर टू द कॉस्ट टू द एक्स को कॉस्ट आई इतनी, 1,00,000 का खरीदा 100 बीफ, और 30 सितंबर को उसको 1,000 की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई। और सेलिंग एक्सपेंस ऑन द ऑक्शन इनकर सेल द कैटल एट ऑक्शन, एडिशनली 2% ऑन सेलिंग ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ द कैटल बाय, उसने खुद इनकर करे, तो 1,00,000 की बिकी इंटू 2%, तो ट्रांसपोर्टेशन सब्सिक्वेंटली, अच्छा क्लियर लिखा हुआ है, सब्सिक्वेंटली ट्रांसपोर्टेशन पे उसने कॉस्ट इनकर करी है। तो मेरे पास क्या है, बायोलॉजिकल एसेट्स आए, बायोलॉजिकल एसेट्स कितने के, 98 के आए, ठीक है। एक्विजिशन कॉस्ट 2,000 3,000, और टू बैंक कितना गया, 1,00,000 1,000। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है ना कि सब्सिक्वेंट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1,000, तो अब देख लो, कंफर्म भी कर लो एक बार, को डाउट हो रहा हो तो 1,00,000 1,000 है, बायोलॉजिकल एसेट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, तो 1,00,000 1,00,000 माइनस आपको कॉस्ट आई 3,000 और 1,000 उसकी, तो 97 की होनी चाहिए ना, और 1,000 उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, कॉस्ट टू सेल 2% उसका था, ठीक है। फिर ऑन 31 मार्च x2, मतलब क्लोजिंग पे 31 मार्च x2, 31 मार्च x2, मार्केट वैल्यू ऑफ द कैटल इन द मोस्ट रेलिवेंट मार्केट इंक्रीजेज 1,10,000, 1,10,000 हो गई। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1 है एंड इनकर्ड 2%, तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ मार्केट वैल्यू, 1,10,000 इंटू 98% माइनस 1,000, ठीक है। तो 1,10,000 इंटू 98% माइनस 1,000, तो मेरी 1,06,800 की वैल्यू हो गई। और मैंने रिकॉर्ड कर रखी 97, तो बायोलॉजिकल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू फेयर वैल्यू गेन 1,06,000 मैंने 97 पे करी थी, तो 98,100 का प्रॉफिट, 98,100 का प्रॉफिट। कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। अब फिर मैंने क्या करा, फिर 1 जून को मैंने सोल्ड कर दी 18 कैटल फॉर 20,000 की, 20,000 की कैटल सोल्ड कर दी मैंने 18, तो मेरा 18 की वैल्यू निकालूँ, कैरिंग वैल्यू ऑफ 18 कैटल, तो मेरी वैल्यू आ गई कितनी, 1,06,800 डिवाइडेड बाय, मेरे पास 100 कैटल है इंटू 20, तो 1,06,800 डिवाइड बाय 100 इंटू 20, तो 21,360 की कैटल गई मेरी कैरिंग वैल्यू है। अब मैंने 20,000 में बेच दी और इनका करा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 150 रुपये, इन एडिशन 2% ऑक्शनल फीस ऑफ मार्केट ऑफ द कैटल, वाओ। तो टू एसेट्स गई
कितने की? 21,360 की। ठीक है, मेरे पे बैंक में पैसे आए, बैंक 20,000 से आया। ठीक है, 20,000 से आया तो 20,000 इंटू 2% उसने मेरे से वो ले ली फीस प्लस 150, ये 550। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं भी कुछ भी हो जा रहा है। ठीक है, पहला तो उसने कंपनी ने 100 बीफ खरीदी जो 1,00,000 दिए। ठीक है, 1,00,000 दिए परचेज करने पे, और सब्सिक्वेंटली ट्रांसपोर्टेशन करा उसका 1,000 दे के। अब मेरे को क्या रिकॉर्ड करनी है, उसे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू 1,00,000 की है, उस पर 2% ऑक्शन चार्जेस हैं, लेस कॉस्ट टू फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, कॉस्ट टू बाय कॉस्ट टू सेल 97 की होगी। मैंने 1,01,000 से गया, जो खर्चा गया। ठीक है, 97 की रिकॉर्ड कर ली। फिर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई, यहाँ पे मैंने ठीक है इसको फेयर वैल्यू पे डाल दिया जो भी गेन लॉस हुआ। अब 1 जून को उसने क्या करा, 18 कैटल सोल्ड कर दिए, जिस पे से 20,000 18 कैटल सोल्ड कर दिए, इनका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 150, तो 2% माइनस 150, तो वो 19,450 रुपये आए मेरे पास। फेयर वैल्यू जो मेरी गई 19,450 रुपये आए, और फेयर वैल्यू जो गई। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस ले लूँगा मैं गेन और लॉस का। अब क्या हुआ, फिर मैंने 15 सितंबर को बेच दिया, क्या 42 कैटल काट के, टोटल स्लॉटर कॉस्ट इतनी थी। तो मेरी स्लॉटर कॉस्ट है ना, ये जो काटने की कॉस्ट है, इसको मैं अलग से पे करूँगा। ठीक है, द टोटल मार्केट प्राइस ऑफ कास्कर्स इज इतना, और उसको बेचने के लिए मेरे को इतने लगे, तो 48,300 माइनस 420 कर दूंगा, बैंक में इतने पैसे आएंगे। और मेरे पे जो वैल्यू थी उसकी 1,06,800 डिवाइड बाई 100 इंटू कितने गए, 42 चले गए, तो मेरे 44,856, और 42 में यहाँ से लूँगा, माइनस मेरे पैसे जितने आए 47,880, और मेरा 1176 लॉस ऑन फेयर वैल्यू है। और फिर लास्ट में इसको वैल्यू कर देना है। बस ये ध्यान रखना, जो स्लॉटर की कॉस्ट है वो अलग से पे करनी पड़ेगी, बाकी आपको सब ऐसे ही हो जाएगा। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।